काफी इम्पोर्टेंट है सक्सेशन। सक्सेशन तुमने हिंदू लॉ में ही देख लिया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल सा पार्ट है। तो सक्सेशन को मैं कराऊंगा बाद में, क्योंकि अब करा दिया तो तुम भूल जाओगे उस चीज को। तो बाकी टॉपिक है वो डिले होंगे, तो इस टेक्निकल पार्ट को थोड़े दिन ड्रॉप कर देते हैं, ताकि बाकी हमारा सिलेबस जो है आगे हो जाए। उसके बाद कराऊंगा सक्सेशन, वो थोड़ा सा टेक्निकल भी अच्छे से पढ़ोगे तो ही याद रहेगा और लाइफ टाइम काम आने वाली चीज है। थोड़ा सा अलग है हिंदू लॉ से। हिंदू लॉ में तो बड़ा सिंपल सी बात है, जितने मेंबर है उतने डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। सर आपकी आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं है। सभी के साथ यही दिक्कत हो रही है क्या? सभी को नहीं आ रही क्लियर? सर मुझे तो ठीक है सर। थोड़ी थोड़ी सी ब्लर कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। नेटवर्क का ऐसा ही चल रहा है, नेटवर्क की वजह से हो रही है फ्लक्चुएट। तो आज हम टॉपिक शुरू करते हैं, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। सक्सेशन वाला पार्ट बाद में कराएंगे, इनहेरिटेंस वाला। एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी का मतलब है कि जो फादर है उसको एक्नॉलेज करना, उसको पहचानना। बाई जो पेरेंट्स हो सकता है या बाई चाइल्ड जो भी है। मेनली क्या होता है कि फादर जो है अपने बच्चे की पहचान करे कि मेरा बच्चा है, उसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी। एक्नॉलेजमेंट को वैसे उर्दू में कहें तो इकरार कहते हैं, इकरार करना, मतलब उसको अडॉप्ट कर लेना इस चीज को कि हाँ ये मेरा बेटा या बेटी है। तो उस चीज को लेकर पेरेंटेज, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेरेंटेज। पेरेंटेज का मतलब है कि रिलेशन बिटवीन पेरेंट्स, रिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स, रिलेशन ऑफ पेरेंट्स विद देयर चाइल्ड और चिल्ड्रन, जो भी है उनके साथ जो रिलेशन है बच्चों के साथ, उसको हम कहते हैं पेरेंटेज। अगर पैटर्निटी की बात करें तो पैटर्निटी का मतलब है फादर और बच्चे के बीच का रिलेशन। मैटरनिटी की बात करें तो मैटरनिटी होती है मदर और चाइल्ड का रिलेशन। अब ये जो कंसेप्ट आया है ना एक्नॉलेजमेंट वाला, ये बेसिकली रिलेटेड है मैरिज से, क्योंकि मैरिज होगी तो ही एक्नॉलेजमेंट हो सकती है, तभी तो कोई फादर बनेगा। तो बेसिक कंसेप्ट देखें तो ये मैरिज का ही पार्ट है। मैरिज में कहीं ना कहीं कंडीशन आ जाए कि ये कंफ्यूजन हो गया है कि ये बच्चा किसका होगा, जैसे कि डाइवोर्स के बाद रीमैरिज हो जाए या डेथ हो जाए किसी पर्सन की और वो लेडी प्रेग्नेंट है, या वो जिसका बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे का पेरेंट कौन माना जाए, फादर कौन माना जाए। उसने दूसरी शादी कर ली है या वो किसी और रिलेशन में है और उसकी शादी भी कंटिन्यू है, तो उसमें मतलब डाउट राइज हो जाते हैं कि ये लेजिटिमेट चाइल्ड है या इलेजिटिमेट चाइल्ड है। तो हमें एक्चुअल में वो पैटर्निटी एक्नॉलेज करनी है, क्योंकि मदर में कोई डाउट नहीं होता। ऑब्वियस सी बात है, जिसने 9 महीने बच्चा पेट में रखा है वो तो मदर है ही, तो मदर में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। फादर की जो पैटर्निटी है वो हमें एक्नॉलेज करनी होती है। तो इसका जो ये पैटर्निटी और मैटरनिटी दोनों को ही लेके चलें तो कई चीजें और इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमें उनकी गार्जियनशिप देखनी है कि गार्जियनशिप किसके पास जाएगी, और क्योंकि पैटर्निटी नहीं पता तो गार्जियनशिप ऑब्वियस सी बात है मदर के पास रहेगी, और मदर इस सिचुएशन में नहीं है तो अब कहाँ भेजें या किससे वो पैसे ले मदर। तो ये पहली सिचुएशन गार्जियनशिप से रिलेटेड हो जाती है। मेंटेनेंस कहाँ से ले, या इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी है वो उस बच्चे को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अगर लेजिटिमेट करार हो जाता है तो लेजिटिमेट होने के बाद तो उसका राइट पूरा एग्जैक्ट बन जाता है, फिर तो वो अपनी पापा की प्रॉपर्टी से पैसे लेगा। तो एक्नॉलेजमेंट हमें एक्चुअल में पैटर्निटी को एक्नॉलेज करना है। जो फादर है वो एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ये मेरा बेटा है, और ऐसा अगर वो कर लेता है, एक बार एक्नॉलेज कर लेता है तो वो लाइफ टाइम रहेगा, और वो सेम वैसा ही राइट्स और ड्यूटीज हो जाए, ड्यूटीज फादर की ड्यूटी सेम हो जाएंगी जैसे उसका बच्चा हो, एक्नॉलेजमेंट की बजाय बाई बर्थ उसने था, जैसे कि जन्म से उसके साथ रह रहा था वैसे सारे राइट्स बच्चे को प्रोवाइड हो जाए। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी में देखें तो बहुत सारे केसेस हैं। उसमें एक केस है सादिक हुसैन खान वर्सेस हासिम अली खान। सादिक हुसैन खान वर्सेस हासिम अली खान। इस केस में भी बेसिकली यही डाला हुआ था कि एक बंदा जो है वो दूसरे को कह रहा है कि ये मेरा बेटा है, और प्रूव हो जाता है कि वो अपना एविडेंस भी दे रहा है कि ये देख लो एविडेंस है, जो भी मतलब जो डाउट थे बच्चे को या सोसाइटी को वो उसने प्रूव कर दिए हैं, और एक्नॉलेज भी कर लिया कि मेरा बेटा है। तो एक्नॉलेज करने के बाद वो चाइल्ड उसका लेजिटिमेट चाइल्ड हो गया है,
और जो राइट एक लेजिटिमेट चाइल्ड को मिलने चाहिए वो सारे के सारे राइट उस बच्चे को मिलेंगे। और बेसिकली देखें तो कब मतलब कौन से मेथड है जिसमें हमें पेरेंटेज एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। पेरेंटेज मतलब कि ये मम्मी पापा इस बच्चे के हैं, तो दो ऑप्शंस हैं। एक तो है बाय बर्थ, भाई जन्म जहाँ हुआ है जिस फैमिली में हुआ है ऑब्वियसली वो बच्चा उस घर का ही बच्चा होगा, चाहे वो, अब इसमें कंफ्यूजन क्या था कि रेगुलर मैरिज और इरेगुलर मैरिज। इन्होंने कहा कि बाय बर्थ ड्यूरिंग अ रेगुलर मैरिज, पूरी जो लाइन है वो तो सीधी बात है कि शादी हुई है और उनसे जो बच्चा होगा उस कपल से वो उनका लेजिटिमेट चाइल्ड होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो मैरिज रेगुलर मैरिज होनी चाहिए, मतलब वॉइडेबल हो सकती है, वैलिड हो सकती है, वॉइड मैरिज नहीं होनी चाहिए। अगर वॉइड मैरिज से एक कपल से अगर बच्चा हुआ है तो वो इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा। तो बाय बर्थ हुआ, बाय बर्थ ड्यूरिंग अ रेगुलर मैरिज। इरेगुलर में हो सकता है, इरेगुलर मैरिज से भी बच्चा जो है वो लेजिटिमेट हो सकता है अगर उसके पेरेंट जो है, फादर जो है, पैटर्निटी उसको एक्नॉलेज कर लें, उसको अडॉप्ट एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये हमारा बच्चा है, तो उस सिचुएशन में बच्चा लेजिटिमेट हो सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी लेजिटिमेट होने की क्या है, वो है बाई एक्नॉलेजमेंट। दो तरीके से हम बच्चे को एक्नॉलेज कर सकते हैं। पहला बाई बर्थ, जिस फैमिली में उसका बर्थ हुआ है कोई डाउट नहीं है, मतलब कोई लड़ाई दंगे नहीं हुए कि बेटा है या नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या है ऑब्वियसली कंटिन्यू रहेगा, आप बच्चे हो उसके फैमिली के। सेकेंडली अगर डाउट अराइज हो गया कि बच्चा लेजिटिमेट है नहीं है, हमारी फैमिली का है या नहीं है, या कहीं बाहर का है, कौन है ये, तो अगर ऐसा हुआ तो हम थ्रू एक्नॉलेजमेंट उसको प्रूव करते हैं। तो ये दो तरीके हैं, दो मेथड हैं जहां हम पेरेंटेज एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आया कि मान लो बाई बर्थ तो हो ही गया है कि रेगुलर मैरिज हो रखी थी नॉर्मली, जैसे हिंदू मुस्लिम कोई भी है जिनकी शादी हो रखी है, उस कपल से जो बच्चे पैदा हुए हैं वो उनके लेजिटिमेट है, वहां कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर हमें लेजिटिमेसी प्रिज्यूम करनी पड़े, फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी मैरिज हुई है और मैरिज के 6 महीने में ही बच्चा पैदा हो गया, या 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, या डेथ हो गई थी किसी बंदे की, डेथ के जो हमें इद्दत पीरियड से गुजरना होता है मुस्लिम लॉ में, वो इद्दत पीरियड से गुजरने के दौरान उसको बच्चा हो गया, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, तो उसमें हमें डाउट है कि वो किस कौन कौन सी सिचुएशन में हो सकते हैं। अगर हिंदू लॉ में भी बात करें तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पैटर एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर शादी के 2 महीने बाद ही बच्चा पैदा हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि शादी के टाइम पे वो लड़की प्रेग्नेंट थी, क्योंकि 2 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अब ये डाउट है कि ये बच्चा इसी कपल से हुआ है या अदर पर्सन से हुआ है, वो अडल्टरी में थी वो लेडी, तो उसमें हमें लेजिटिमेसी और इलेजिटिमेसी चेक करनी होती। सेम मुस्लिम लॉ में भी है। मुस्लिम लॉ में कुछ कंसेप्ट इन्होंने मतलब कंडीशंस रखी हुई हैं। अगर बच्चा पैदा हुआ विद इन 6 मंथ ऑफ मैरिज, शादी के 6 महीने के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा इलेजिटिमेट माना जाएगा। ठीक है, बच्चा अगर 6 महीने के दौरान पैदा हुआ तो बच्चा इलेजिटिमेट होगा, जनरल रूल है, लेकिन वो लेजिटिमेट हो सकता है अगर उसका फादर उसको एक्नॉलेज करे। जो कपल है उसमें से जो फादर है अगर वो कह दे कि ये बच्चा मेरा ही है, हमारे रिलेशन जो है शादी से पहले ही एस्टेब्लिश हो गए थे और ये जो बच्चा 6 महीने के दौरान ही पैदा हो गया, तो ये हमारा लेजिटिमेट चाइल्ड है। ये डिपेंड करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ फादर। दूसरा है वो कह रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ, अगर 6 महीने बाद हुआ तो 6 से 9 महीने जैसे, तो ये कह रहे हैं कि 6 महीने तक तो इलिजिटिमेट रहेगा। अगर 6 महीने से ज्यादा टाइम ले लिया और फिर बच्चा पैदा होता है तो उसको हम कहेंगे लेजिटिमेट चाइल्ड। लेकिन ये लेजिटिमेट भी इलेजिटिमेट कंसीडर हो सकता है अगर फादर इसको डिस्क्लेम कर दे कि हमारा लेजिटिमेट चाइल्ड है। ठीक है, समझ आया? समझ आया प्रीजम्पशन हमें कैसे करनी है लेजिटिमेसी की? आवाज सर नहीं आ रही आफ्टर है। 6 मंथ कैसे कंसीडर करेंगे? वो कह रहे हैं जनरल रूल ये है कि 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ तो जनरली वो लेजिटिमेट ही होगा। कि जैसे 7 महीने का बच्चा हो जाता है जिसको हम
लोकल लैंग्वेज 7 मासा कहते हैं, 8 मासा कहते हैं, 9 महीने में हो जाता है। तो वो कह रहे हैं अगर 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड। लेकिन अगर उसका पापा मना कर दे, कपल में फादर है वो मना कर दे कि मेरा बच्चा नहीं है, तो वो बच्चा इलेजिटिमेट भी हो सकता है क्योंकि पापा ने उसका एक्नॉलेज नहीं किया। डिस्क्लेम कर सकता है फादर अगर करना चाहे। बिटवीन 6 मंथ्स टू 9 मंथ अगर बच्चे का जन्म हुआ तो उस बच्चे को फादर एक्नॉलेज करने से डिस्क्लेम कर सकता है। और अगर 6 महीने से पहले बच्चा हुआ तो हाँ। गुड मॉर्निंग सर। जो ये जिन्ना रूल होता है उसके अंडर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो इलेजिटिमेट होते हैं, वैसे है क्या? हाँ इलेजिटिमेट होते हैं। किसी और को डाउट है? मुझे लग रहा है रिस्पॉन्स आने का तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ये है कि बच्चा जो है जनरली 6 महीने 7 महीने में नहीं होता बच्चा। बहुत रेयर केस है जो कि 7 माह से बच्चा पैदा होता है। यानी ये वो कह रहा है कि अवधारणा इस तरह। हेलो, हाँ हाँ बोलो। तो ये वो ऐसा सोचता है कि ऐसा नहीं होता, इसलिए मैं इसको डिस्क्लेम कर रहा हूँ। हाँ वो डिस्क्लेम कर सकता है, उसके पास भी राइट है कि मेरा बच्चा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। चाहे वो 6 मंथ में ही क्यों ना हो। 6 मंथ तक हुआ है, 6 मंथ 6 महीने तक, तो ऑब्वियसली इलेजिटिमेट है, ये जनरल रूल है। 6 महीने के बाद हाँ हाँ अगर वो उसका फादर एक्नॉलेज कर लेता कि हाँ ये मेरा बेटा है तो वो लेजिटिमेट नहीं, वो इलेजिटिमेट नहीं रहेगा, वो लेजिटिमेट हो जाएगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद, जैसे कि जनरल रूल है कि 6 महीने के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ तो लेजिटिमेट मानेगा लॉ उसको। लेकिन लॉ ये भी कह रहा है कि एक कंडीशन भी है, अगर फादर उसको डिस्क्लेम कर देगा तो बच्चा इलेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा। बच्चे को प्रूव करना पड़ेगा, बच्चे की मम्मी को प्रूव करना पड़ेगा। वो इस बात के पीछे कोई पॉजिटिविटी है सर उसको डिस्क्लेम करने के पीछे? डिस्क्लेम का ये मानते हैं कि जैसे जनरल रूल साइंस भी कहती है कि बहुत रेयर चांसेस ये होते हैं कि 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए। मान लो 6 महीना 1 दिन में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वो प्योरली नहीं होता, पूरा बच्चा पैदा नहीं होता। कहीं ना कहीं हमें उसे मेडिकल में रखना पड़ेगा या उसकी मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से पता लग जाएगा कि ये कितने महीने का बच्चा है। अब ये मानते हैं कि वो लेडी जो है वो पहले से प्रेग्नेंट थी, शादी के पहले से, इसीलिए 6 महीने में पूरा बच्चा पैदा हुआ। तो इसलिए फादर चाहे एक्नॉलेज कर दे कि हाँ मेरा बेटा है तो ठीक है। अगर वो कहते कि मेरा बेटा नहीं है तो उसमें वही है कि साइंस वाले एविडेंस जो है एविडेंस लो लगेगा उस पर कि वो प्रूव करो कि या तो उस बच्चे की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो जितने 9th मंथ का बच्चा होता है उतने ही उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। तो मदर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये बच्चा जो है या मदर जो है वो शादी से पहले 3 महीने पहले से प्रेग्नेंट थी, अभी तो 6 महीने में बच्चा हो गया शादी के बाद, इसका मतलब प्रेग्नेंट 3 महीने पहले से थी। अब उसका फादर को अब जैसे बच्चा 6 महीने में पैदा हो गया वो कहते हैं कि इलेजिटिमेट है, और अगर फादर उसे एक्नॉलेज करता है वो लेजिटिमेट हो जाता है, तो उसके पीछे हाँ। कोई बेस है उसको लेजिटिमेट कहने या एक्नॉलेज करने के पीछे उसका कोई बेस है? फादर क्यों एक्नॉलेज करता है कि उसके जो फिजिकल रिलेशन थे वो शादी से पहले ही एस्टेब्लिश हो गए थे, और वो लेडी जो है शादी से 3 महीने पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी इसी हस्बैंड से। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो सोसाइटी तो ये कहेगी कि 6 महीने में बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। अब फादर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये मेरा ही बेटा है, ये मेरा ही बच्चा है ये। क्योंकि वो फादर जानता है कि मैं फिजिकल रिलेशन में शादी से 3-4 महीने पहले से ही हूँ, तो जो बच्चा हुआ वो मेरा ही है। तो फादर अगर एक्नॉलेज कर लेगा तो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड जो सिचुएशन है, अगर चाइल्ड बोर्न हुआ आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ मैरिज, तो जनरल सी बात है अगर वो इद्दत पीरियड के दौरान या किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान अगर हो जाता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड ही होगा। शादी हुई टर्मिनेट बाई डाइवोर्स हो जाए या बाई डेथ हो जाए तो लेडी जो अब तो सिंगल हो गई है, या वो विडो है या वो डाइवोर्स ही है। और अगर बच्चा हो पैदा हो जाए तो इसमें हमें वही कैलकुलेशन तो देखनी होती है। ऐसा तो नहीं कि 3 साल बाद अगर उसको बच्चा पैदा हो तो हम कहें ये लेजिटिमेट होगा। अगर उसको विद इन 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ इवन 9 मंथ्स तक भी अगर उसको बच्चा पैदा हुआ तो ऑब्वियस ही है कि वो जो बंदे की जिसकी डेथ हुई है ये उसी से प्रेग्नेंट है लेडी, उनका बच्चा जो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाए।
लेकिन मुस्लिम लॉ में कुछ थोड़ा सा अलग है। इन्होंने टाइम पीरियड अलग अलग सेक्ट जो है उन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड रखा है कि आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अगर जो चाइल्ड पैदा होता है वो लेजिटिमेट होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? सिया लॉ कहता है अगर बच्चा विद इन 10 लूनर मंथ 10 लूनर मंथ में अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो बच्चा लेजिटिमेट होगा, अगर इसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो वो इलेजिटिमेट। इन्होंने कंडीशन रखी, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं 9 महीने वाली सिचुएशन, तो 9 से कई बार क्या होता है कि बच्चा ज्यादा टाइम ले जाता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। लूनर मंथ का मतलब है अगर एग्जैक्टली अगर देखें कैलकुलेट करके अपने इस इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से, तो लूनर एक लूनर मंथ में अप्रोक्सीमेट 29 डेज होते हैं, 29 प्लस कुछ होता है, 5 आवर्स 6 आवर्स, मतलब पूरे 30 डेज नहीं होते, 29 प्लस 5 आवर्स। वो कह रहे हैं कि 10 लूनर मंथ, तो 10 लूनर मंथ में अगर मान के चले तो 290 दिन हो गए। वो कह रहे हैं कि 290 दिन के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड होगा, अदरवाइज वो इलेजिटिमेट हो जाएगा। दूसरा सेक्ट है अनाफी। अनाफी कहते हैं कि जो शादी जो टर्मिनेट हुई है, वो चाहे डाइवोर्स से हुई है, डेथ की बजाय डाइवोर्स से हुई है, तो उस सिचुएशन में अगर बच्चा पैदा हुआ विद इन 2 लूनर ईयर, 2 साल के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो भी लेजिटिमेट माना जाएगा। शर्त ये है कि मम्मी ने दूसरी शादी ना की, रीमैरिज नहीं की हो, और उनका डाइवोर्स से दोनों अलग अलग हो गए, टर्मिनेट हो गई उनकी मैरिज, और फिर भी विद इन 2 लूनर ईयर अगर बच्चा पैदा हुआ तो जिससे डाइवोर्स हो रखा है उससे और लेडी के बीच में जो है उस बच्चे को लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। शर्त क्या है कि उस लेडी ने दूसरी शादी ना की, रीमैरिज ना। थर्ड है सर? साफी और मलिकी। हाँ हाँ बोलो। अगर डेथ के बाद जो आपने बताया कि भाई 10 लूनर मंथ्स में बच्चा पैदा हो, बट कई बार एक्सेप्शन ये होता है ना कि 10 महीने भी क्रॉस हो जाते हैं समटाइम्स, तो फिर उस केस में क्या होगा? 290 दिन में कह रहा हूँ, लूनर मंथ 10 लूनर मंथ का मतलब हो गया 290 डेज। 290 डेज के मंथ पर डालो कितने हो गए? 9 मंथ प्लस 20 डेज हो गया ना 290 दिन में। अगर 9 महीने से ज्यादा भी टाइम हो जाता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि 1 महीना ऊपर चला जाएगा, 10 महीने नहीं होते, ये होता है 2,000 दिन 5 दिन 10 दिन है। साइंटिफिक वे से भी अगर देखें तो उन्होंने कहा कि 20 दिन मैक्सिमम उन्होंने ले ली, 9 महीना प्लस 20 दिन, तो इतने में डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है कि वो हो जाएगी। अगर इतना टाइम उनको दे लिया है तो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। सर जो हनाफी ने दिया है कि 2 इयर्स, सर वो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है? वो कह रहे हैं आफ्टर डाइवोर्स, जैसे कि हलाला के पीरियड से वो गुजरे हैं नहीं गुजरे हैं, या वो रिलेशन में हैं, डाइवोर्स हो गया है लेकिन वो दोनों फिर भी रिलेशन में है, फिजिकल रिलेशन। तो उन्होंने कहा कि फिर ये बच्चे पे क्यों इफेक्ट हो इस चीज का। ठीक है उनकी शादी का जो स्टेटस होगा वो एक अलग कंसेप्ट हो गया कि उनकी शादी को हम मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन अगर बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा उस कपल से लेजिटिमेट माना जाए। शर्त ये है कि मम्मी ने दूसरी शादी नहीं करी, इसका मतलब वो ठीक वाले से रिलेशन में है। सर इसका मतलब कि वो आफ्टर डाइवोर्स भी रिलेशन में है या तो दोनों? हाँ दोनों रिलेशन में तभी पॉसिबल है कि 2 लूनर ईयर उन्होंने टाइम रखा ताकि उस दौरान भी रिलेशन में ना रहे, डाइवोर्स को कंप्लीटली मान के चले। और सर अभी किसी तो और के साथ भी रिलेशन में आ गए अगर जो उस टाइम में, वो तो फिर जीना में चले जाते हैं। जीना हम कहते हैं अडल्ट्री को, वो प्रूव करना होता है। अगर उसको कोई ऐसा डाउट हुआ ही नहीं या किसी ने ऐसा ऑब्जेक्शन किया ही नहीं, हस्बैंड ने ये कहा ही नहीं कि भैया तो मेरे साथ नहीं किसी और के साथ रिलेशन में, तो ये जब वो क्वेश्चन मार्क लगा देता है हस्बैंड, तब हम उसको अडल्ट्री नहीं कंसीडर करते, वो भी दूसरा लो हो गया। क्योंकि जब डाइवोर्स ही हो गया उसके बाद तो क्यों रिलेशन में रहेंगे वो? अगर जो उनके पहले ही इतने अच्छे रिलेशन होते तो उसके बाद डाइवोर्स ही क्या होता? तो हलाला क्यों होता? अगर डाइवोर्स से वो सेटिस्फाई हो ही जाते हैं तो ये हलाला वाला कंसेप्ट जो है मुस्लिम लॉ में होना ही नहीं चाहिए। फिर क्यों कहता है मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा?
ये केस सर तब आएगा जब हलाला मतलब कि वो अगेन दोबारा वो रिलेशन में आना चाहते हैं तब अगर सिर्फ। हलाला के थ्रू आ गए हैं, हलाला के थ्रू आने के बाद वो अगर दोनों मैरिज होगी, दोनों की हलाला कंप्लीट हो गया, फिर उन्होंने रीमैरिज कर लिया है सेम कपल ने, तो अब तो कोई डाउट है ही नहीं। अगर इनसे बच्चा का बर्थ हुआ तो अब डाउटफुल रहा ही नहीं कुछ। ये उस केस में है जहाँ शादी टर्मिनेट हो गई, उन्होंने ना हलाला किया ना दूसरी शादी करी, कुछ नहीं किया, तो अब उस जो बच्चे का जन्म होगा तो जनरली हम क्या मानेंगे, ये बच्चा किसका होना चाहिए। वो कह रहे हैं मुस्लिम लोग में कि जिस पेरेंट से, जिस फादर से इस मम्मी का डाइवोर्स हो गया है, ये रिलेशन उन्हीं का अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। अगर उनका डाइवोर्स हो गया तो फादर ऑब्जेक्शन कर दें कि ये मेरा बच्चा नहीं है, एक्नॉलेज करने से डिस्क्लेम कर दे, तो अब इसका मतलब इसने रीमैरिज भी नहीं की मदर ने, और जो पहला फादर था वो भी मना कर रहा है, तो अब इसका मतलब ये अडल्ट्री के थ्रू है। अब वो प्रूव करना किसको पड़ेगा, फादर को, कि मैं इसका फादर नहीं हूँ, इसका फादर कोई और है, तो वो उस फादर को प्रूव करना पड़ेगा कि ये फादर नहीं। अगर वो लेडी क्लेम कर रही है कि ये इसका फादर है, तो लेडी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये रियल में इसका फादर है। कोई रिलेशन का टाइम या किसी सोसाइटी में किसी को पता हो कि इस शादी का डाइवोर्स होने के बाद भी ये मिलते रहे हैं या ये साथ ही रह रहे हैं, इन्होंने तो डाइवोर्स पेपर तो है इनके पास लेकिन साथ फिर भी रह रहे हैं, तो दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जेक्शन कर रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर चल जाएगा। सर अगर जो एडल्ट्री के थ्रू हुआ है तो फिर वो जो पर्सन इन्वॉल्व है, अगर जो कोर्ट में ये प्रूफ हो गया तो वो बच्चा लेजिटिमेट हो जाएगा ना फिर तो। वो अगर प्रूव हो जाता है तो वो बच्चे का जो स्टेटस है वो इलेजिटिमेट ही रहेगा, क्योंकि जो रिलेशन था वो उनका दोनों का इलेजिटिमेट ही। अब क्या होगा, इलेजिटिमेट लिमिटेड हो जाएगा वो। अब लिमिट कहाँ तक है, सिर्फ वो फादर की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उससे अपना हिस्सा ले सकता है या मदर वाली प्रॉपर्टी से हिस्सा ले सकता है, और वो पूरी प्रॉपर्टी में उसका कोई राइट नहीं रहता। लिमिटेड लेजिटिमेट कहते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं रहेगा, सिर्फ फादर की जो सेपरेट प्रॉपर्टी है उसमें रहेगा। इलिजिटिमेट ही माना जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी में लाइट जो लिमिटेड है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। लिमिटेड मतलब फादर तक, उसकी और जो प्रॉपर्टी पड़ी है जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहेंगे उसमें राइट नहीं रहेगा, सिर्फ उस फादर वाली प्रॉपर्टी में राइट रहेगा। और सर जो फादर के पास प्रॉपर्टी आएगी जैसे कि डिवीजन के बाद जो फादर के पास आ गई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तब तो उसका राइट बन जाएगा ना वो इलेजिटिमेट चाइल्ड का उसके फादर की प्रॉपर्टी में, ये तब भी नहीं। क्या डिफरेंस रहा एंसेस्ट्रल और सेपरेट में, इसका मतलब तो फादर की सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, अब नाम होगी तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमें सिर्फ यूज करने के लिए मिलती है। प्रैक्टिकल कुछ और सीन है, कुछ अलग चीजें हैं। प्रैक्टिकल अगर बात करें तो ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी ये है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हमें मिली है वो सिर्फ हमें यूज करने के लिए मिली है, उस पर हमारा कोई राइट नहीं होता। जो हमारी सेपरेट प्रॉपर्टी है हम उसको सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में कई बार क्या होता है कि मजबूरी हो जाती है कि वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। लोग कहता है कि आप नहीं बेच सकते क्योंकि ओनर तो आपको ही नहीं। और अब अगर आज की सिचुएशन देखें तो हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कौन सी। हम तो ये दादा की प्रॉपर्टी है, दादा से पापा के पास आ गई, पापा से हमारे पास आ गई, तो अब हम सेल कर सकते हैं, कर भी रहे हैं लोग। तो सर जैसे कि जो डिवीजन हो गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में और फादर के पास आ गई, तब तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी उसके बाद डिवीजन की। फादर की सेपरेट नहीं, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही है, तब भी एंसेस्ट्रल ही रहेगी जो फादर के पास आई है। बेसिक राइट यही है कि आप उसको सिर्फ यूज कर सकते हो, आपके हिस्से में जो है उसको आप यूज करो, उसको सेल नहीं, क्योंकि वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं, आपने नहीं खरीदी, तो हमें दादा लाई मिलती आ रही है। यस ये सर। प्रैक्टिकली अलग सीन है। प्रैक्टिकल अगर देखें तो तहसीलदारों को ये पता ही नहीं होता कि एंसेस्ट्रल है या इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी, उसकी भी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, सेल भी हो रही हैं। यस सर, प्रैक्टिकली वही ना कि प्रैक्टिकली तो वो जैसे कि वो डिवीजन हो जाता है जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब डिवाइड हो जाती है, जब उसके बाद तो सभी अपनी अपनी सेल भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं जो। लेकिन बेसिकली वो कर नहीं सकते क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे आपका कोई राइट नहीं होता, सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी तो सर ऑब्जेक्शन कौन उठा सकता है उस चीज पे कि मतलब कि आप सेल नहीं कर सकते, ये चीज कोई भी कर सकता है जिसको सेल ना करने देनी, फैमिली में कोई भी ज्वाइंट फैमिली का मेंबर। ये हमारी सेपरेट प्रॉपर्टी है ही नहीं, इसको तो हम सब यूज कर सकते हैं बस। सर अगर सेल कर दी हो
और फिर अब क्या हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्या होता है उसमें लिमिटेशन एक्ट में टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो विद इन 12 ईयर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अगर आपकी आंख 12 साल में भी नहीं खुली है तो फिर लॉ आपका साथ नहीं देगा और कोई हेल्प नहीं करेगा। वो limitation एक केस आया था सर ऐसे ही कि एक भाई ने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी एक पर्सन को, लेकिन बाद में उसकी जो सिस्टर है उसने आके उस प्रॉपर्टी को ऑब्जेक्शन कर दिया जिसको सेल की थी कि ये मेरी तो वो साइन लिए ही नहीं, मैंने तो दिए ही नहीं। तो उस टाइम भी उनको उसको वापस करनी पड़ेगी फिर वो प्रॉपर्टी, वापस हो जाएगी प्रॉपर्टी। या सिर्फ जितना उसकी सिस्टर का हिस्सा है उतने तक वो क्लेम कर सकती है? पूरी प्रॉपर्टी वापस हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें डायरेक्शंस भी मैच करनी होती हैं। Yes, sir, yes, sir. आपको अगर आपने कंबाइंड प्रॉपर्टी दे दी और अब आप कह रहे हो कि नहीं मैं रोड वाली जमीन तो मैं दूंगा नहीं, पीछे वाली जमीन के पैसे ले लो, तो लड़की कह रही है कि हमें तो डिवीजन हुआ ही नहीं है, क्या पता किसके हिस्से नहीं रोड वाली जमीन, आप कैसे बेचोगे उसको? ये सर वो तो सबकी कंबाइंड होती है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वापस हो जाएगी और जो बायर है उसको भी कोई ऐसा नुकसान नहीं होना, उसकी सारे पेमेंट वापस हो जाएगी जो भी उसकी पेमेंट आई हुई थी। हो सकता है वो मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हो कि उसने गलत शो कर दिया हो कि ये तो मेरी अकेले की प्रॉपर्टी है और उसने उसकी रजिस्ट्री भी करा दी हो। तो सर उसकी रजिस्ट्री हो चुकी है तो उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे उसको ब्रदर को, उसको बायर को? तो कोर्ट पे डिपेंड करता है, कोर्ट या तो प्रॉपर्टी वापस करा सकता है, दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो जितना भी पैसा आया था उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करवा दे। 3 ब्रदर या सिस्टर जो भी हैं, जितने ब्रदर हैं उनमें डिवाइड करा दे, सिस्टर को भी हिस्सा होता है, इक्वल पार्ट है, जितने मेंबर हैं उनमें डिवाइड किया गया। यस सर, यस सर। यही केस था कि वो कह रहे थे कि फ्रंट वाली मैं दूंगी, पीछे वाली ले लो, जबकि उनकी डील फ्रंट वाली की गई थी। लंबे खिंच जाते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी तो सेम है, कोर्ट भी चाह रहा है कि डिवीजन 3 होने ही है तो 3 हिस्से कर दें, लेकिन कई बार ये होता है कि फ्रंट वाला कौन ले क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, पीछे वाले की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उसके लिए दिक्कत करते हैं। सर अगर धोखे से किसी साइन करवा लिए फादर की प्रॉपर्टी में बेटी से तो फिर क्या हो सकता है? उसमें क्या होता है मैडम कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना, जो सॉरी जो आपके ऊपर प्रेशर होता है, वो प्रेशर हटने, मतलब आपको ये पता लग गया कि हाँ अब मुझे, या तो आपको नॉलेज होगी, पढ़े लिखे नहीं थे गलती से साइन कर दिया आपने, अंगूठा लगवा लिया हो, और आपको जैसे ये पता लगा वो कभी भी 10 साल बाद 12 साल बाद आपको पता लगा कि फर्जी साइन करा रखे हैं, तो जिस दिन आपको पता लगा उससे 1 साल का टाइम आपके पास होता है, विद इन 1 ईयर आफ्टर द रिमूवल ऑफ एनी फोर्स और एनी मिसकंसेप्शन, उसके बाद आप विद इन 1 ईयर आप केस फाइल कर सकते हो। और लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे तो जी अभी 2 महीने पहले पता लगा कि मेरे फर्जी साइन करवा रखे हैं, झूठ बोल के पता। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रूव करोगे, क्योंकि 12 साल तो खैर हो जाती थी, अब कह रहे हो आप 2 महीने पहले मुझे पता लगा है, जो 2 महीने पहले पता लगा उसका जेन्युइन रीजन आपके पास है, आप मेंटली कुछ नहीं हो, आप पे नहीं अभी दवाइयां 12 चल साल रही नहीं हुए हो सर तो वो 12 साल का कोई एग्जाम्पल नहीं है, जब पहुंच सकते हैं 10 दिन बाद भी हो सकता है, वो 15 दिन बाद भी हो सकता है, या मेडिकल सिचुएशन में ऐसी है कि साइकिट्री की आपके पास वो है रिपोर्ट है, या मेंटल अनफिट हो गए हो, या आप अनफिट हो, आपको पता ही नहीं था कि किसको साइन करवा रहे हैं, तो फैमिली वाले कह रहे हैं ये लगा दूंगा उसका, तो फिर वो सारी चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी। जिस दिन आपको पता लग जाएगी मेरे साथ धोखा हुआ, उससे 1 साल का टाइम होता है आपके पास, वो कभी भी टाइम शुरू हो सकता है, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आपको उस चीज की नॉलेज हो जाए, उससे 1 साल तक। सर तो इसकी सेफ साइड तो यही है ना कि जैसे कि किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है और उनकी सिस्टर भी है तो उनके भी साइन करवा ले, चाहे प्रॉपर्टी उसके ब्रदर के ही नाम है पर फिर भी उसको कंसेंट लेनी जरूरी है, उसका एक प्रोसीजर होता है ताकि वो बाद में क्लेम ना कर सके। जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी पहले पर्सनली, जैसे 4 हिस्से होने तो 4 ब्रदर और सिस्टर्स के बीच में जाएगी, उसके बाद एक आपकी गिफ्ट डीड बनती है, उस गिफ्ट डीड में सिस्टर आपको लिख के देती है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पूरे होशोहवास में अपने भाई को दे दूं, वो गिफ्ट डीड होने के बाद वो गिफ्ट डीड आप लगा के सेल कर सकते हो प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने परमिशन ले ली, हमने वो गिफ्ट दे दिया है सिस्टर ने हमें,
अब उस प्रॉपर्टी को हम कहीं भी सेल कर सकते हैं। पहले जाएगी सिस्टर के नाम ही, सिस्टर का क्या करती है, वो गिफ्ट कर दे आपको तो आप सेल कर सकते हो, अगर वो अपने पास रखना चाहे तो अपने पास रखती है। यस सर बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो। हमारे ना एक मतलब मेरे बाबा को एक लेडी ने ना अपने 5 खेत और एक 2800 गज का प्लॉट ये कह के दिया था कि भाई उनके भाई नहीं थे कि तुम मेरे ना मतलब हाथ वगैरह भर देना और मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगी। तो खेतों की तो रजिस्ट्री उसी टाइम हमारे नाम पे मतलब मेरे बाबा ने करवा ली थी, लेकिन जो प्लॉट था ना वो गांव में ऐसे ही पड़े रहते, उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बस ये मतलब नाम नहीं होता कि भाई ये इनका है, फिर इसके बाद उनका हो जाएगा, उनके बाद उनका। तो अभी हमें ना रिसेंटली पता चला है कि उस प्लॉट की ना मेरे ताऊ जी ने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली, तो अब हम उसमें कुछ कर सकते हैं? कर सकते हो, प्रॉपर्टी क्या है किसकी है तो प्रूव करना पड़ेगा ना उनको भी। सर वो तो अब उन्होंने पता नहीं कैसे क्या करवाई, मतलब किस तरीके से अपने नाम पे करवा लिया वो प्लॉट। क्योंकि ताऊ जी ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट पब्लिक की किसी गवर्नमेंट को या जो अदर ही पर्सन था जो फैमिली मेंबर ही नहीं था उसकी जमीन ताऊ जी ले लेंगे, तो कुछ तो उन्होंने किया ही होगा। या तो बाबा के नाम आई है पहले, और बाबा ने क्या किया, बाबा से उन्होंने साइन करा लिए या कि मैं अपनी पूरी जमीन अपने बड़े बेटे को दे रहा हूँ, उन्होंने वो करा रखा है। या उन्होंने जिस लेडी ने दी थी क्या उसी ने डायरेक्ट आपके ताऊ जी के नाम करा रखी है या बाबा के नाम कराई ही नहीं। खेत नहीं सर, वो पर्टिकुलर एक वो प्लॉट, खेत तो मतलब रजिस्ट्री बाबा के नाम पे हुई थी, वो तो ऑटोमेटिकली पापा के नाम पे चढ़ गई। वो प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, बस वो ऐसे ही था कि भाई हम रख रहे हैं इसको। और रजिस्ट्री किसी भी हाथ पे तो हुई होगी ना, क्योंकि ऐसा प्रॉपर्टी कोई भी इंडिया में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जिसकी कोई पीछे की चेन ना हो। तो सर उसको किसी न पता किसी के कैसे नाम पे कराया जा रजिस्टर सकता है? आप तहसीलदार या पटवारी से कंफर्म करो कि जो पर्टिकुलर प्लॉट है उनके पास वो होती है, पूरा मैप होता है गांव का पटवारी के पास, वो उसमें से पर्टिकुलर ये बता देगा कि सिजरा ये निकलवा लो पूरे गांव का सिजरा निकल जाएगा। उससे मिल जाएगा, आपको डिटेल मिल जाएगी वो किसके नाम थी, किसने उसको ट्रांसफर करके मतलब सेल करी है या गिफ्ट करी है, वो ताऊ जी के नाम आई है, तो वो सारी डिटेल उसमें लिखी होती है। और सर गांव में तो गांव में रजिस्ट्री आवाज नहीं आ रही आशीष जी मेरे पास। मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो ठीक है, आगे भी आवाज नहीं आ रही फिर बात करेंगे। जो प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी थी, तो इसमें हमारा थर्ड जो सेक्ट है वो है साफी और मलिकी। अब साफी और मलिकी कहते हैं कि विद इन 4 लूनर ईयर अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। अब इसमें 3 सेक्टर डिवाइड हो गए हैं लेजिटिमेसी को लेकर। सिया कहते हैं 10 लूनर मंथ, हनाफी कहते हैं 2 लूनर ईयर, साफी और मलिकी कहते हैं 4 लूनर ईयर। अगर बच्चा इस टाइम के दौरान अगर पैदा होता है तो वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा जनरली, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो। अगर ऑब्जेक्शन होता है तो उसको प्रूव करना होगा, अगर प्रूव हो जाता है तो वो इलेजिटिमेट भी हो सकता है। और इस टाइम पीरियड के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो ऑब्वियसली उस कपल का इलेजिटिमेट चाइल्ड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो ईयर है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है लूनर ईयर वाला सिस्टम, क्योंकि याद नहीं रहता। 10 लूनर मंथ सिया स्कूल, 2 लूनर ईयर हनाफी स्कूल, 4 लूनर ईयर साफी एंड मलिकी स्कूल। तो ये तीनों नोट कर लेना, कहीं भी जहां तुम्हें ठीक लगे वहां नोट कर लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं वहां जाने के बाद। और हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे ना 4 ऑप्शन, तो चारों पढ़े हुए लगते हैं, ये भी पढ़ा हुआ है, ये लग रहा है, हनीफी लग रहा है, साफी लग रहा है, तो वो ये अपने तरीके से तुम याद कर लेना। अब बात आई इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट जो है उसमें भी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सेकुलर है। सेक्शन 112 112 सेक्शन पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन। उसमें भी सेम यही चीजें हैं कि उन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर बच्चा आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद इन 280 डेज आफ्टर द डिसोल्यूशन अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसको हम लेजिटिमेट चाइल्ड कहेंगे। वहां भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं,
एक तो कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज, अगर मैरिज है और कंटिन्यू चल रही है, वैलिड मैरिज है और उससे बच्चा पैदा हुआ तो लेजिटिमेट होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मैरिज डिजोल्व हो गई है, डिजोल्व होने के बाद अगर बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए उन्होंने टाइम पीरियड लिखा हुआ है, वो है इक्वल टू 280 डेज। तो ये 280 डेज वाला क्वेश्चन है ना, ये कई बार एविडेंस में भी पूछ लेते हैं और कई बार मुस्लिम लॉ में भी पूछ लेते हैं। तो 280 दिन के अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज तो भी हम उसको लेजिटिमेट चाइल्ड ठीक है। ठीक है, तो सपोर्ट करने लग गया मुस्लिम लोग को एविडेंस है, क्योंकि मुस्लिम लोग में भी यही बात, शिया वाले जो है वो यही कहते हैं कि 10 लूनर मंथ अप्रोक्स वहीं जाके रुक जाते हैं 280-90 दिन। तो लॉ ने जो साइंटिफिक किया उसमें उन्होंने 280 डेज फिक्स कर दिए हैं। 280 डेज के अंदर अंदर अगर बच्चा पैदा होता है आफ्टर डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज तो हम उसको लेजिटिमेट चाइल्ड कहेंगे। अगर इसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो इलेजिटिमेट है, कंडीशनल रहेगा कि उसकी पैटर्निटी कौन प्रूव करेगा या वो कैसे प्रूव कर पाएगा या उसकी मदर कैसे प्रूव कर पाएगी, तो ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 280 डेज के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसी पेरेंट का माना जाएगा जिनकी मैरिज अभी डिजोल्व हुई, और आफ्टर 280 डेज, विद इन 280 डेज अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लेजिटिमेट है उस कपल का। ठीक है, तो ये प्रिजम्पशन वाला है। तो ये 280 डेज यही तो लूनर मंथ जो बता रहे थे यही है ना, इसी को लेकर इसी को कह रहे हैं ना 280 डेज। इसको कहते हैं 280 डेज मींस लूनर मंथ को लेकर कह रहे हैं ना, लूनर मंथ यानी कि कम नॉट कंप्लीट टू द 30 डेज यानी कि 29.5 डेज ये लूनर मंथ में काउंट हो रहा है। तो 28 लॉ और एविडेंस लॉ दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं लेजिटिमेसी को लेकर। मुस्लिम लॉ कहता है जो कि उन्होंने पर्सनल लॉ में लिखा हुआ है, शिया लॉ जो था उसमें कहीं कोडिफाइड लॉ नहीं है, उन्होंने वैसे ही लिखा था अंदाजे से जब लिखते थे। उन्होंने कहा कि 10 लूनर मंथ अप्रोक्स ये मान के चलो 290 डेज। लेकिन अगर करंट की बात करें, अगर हम उसमें ना घुसे शिया लॉ में, क्योंकि उसकी कोई रेलिवेंसी कई बार नहीं फील होती कि पता नहीं एग्जैक्ट है नहीं है, तो अगर हम एविडेंस एक्ट में आ जाएं, क्योंकि जो जजेज आप में से पढ़ोगे ना तो हो सकता है आप पूरा शिया लॉ और सुन्नी लॉ ना पढ़ो और मुस्लिम लॉ का केस आपके पास आ सकता है, क्योंकि ये तो कहेंगे नहीं कि भाई मैंने मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ रखा तो मेरे पास मुस्लिम लॉ के केस मत भेजो। अब आपको कोई रास्ता निकालना है तो अब हम उसको एविडेंस एक्ट में ले जाते हैं जबरदस्ती कि हाँ भाई एविडेंस एक्ट में भी तो लिखा है 280 डेज। तो जो 280 डेज के अंदर अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। अगर फिर भी 280 डेज और 290 डेज का अगर कोई डिस्प्यूट आ गया, फिर हमें पढ़ना मजबूरी हो जाती है कि अब हमें पर्सनल लॉ पढ़ना पड़ेगा। उस पर्सनल लॉ में कौन से लॉ में लिखा हुआ है कि 290 डेज हो सकते हैं, फिर हमें वो शिया लॉ पढ़ना है, शिया मुस्लिम लॉ। तो शिया लॉ में घुसे तब पता लगा कि 10 लूनर मंथ लिख रखे हैं, उन्होंने एग्जैक्ट 290 डेज नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है 10 लूनर मंथ, जिसका जो रोटेशन टाइम है उस मंथ का वो अप्रोक्सीमेटली ये मान के चलो 29 डेज प्लस 5 आवर्स, ऐसा समथिंग कुछ ऐसा है कि 29 प्लस है वो, 29 डेज 12 आवर्स 44 मिनट्स। हाँ ऐसा कुछ है, मतलब 29.5 मान के चलो कि 29 मंथ 12 आवर्स 44 मिनट्स। हेलो हाँ हाँ बोलिए जी सर, अब जो हलाला पीरियड से अगर कोई भी बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट होगा या इलेजिटिमेट? हलाला पीरियड में यही देखा जाता है कि वो जो कंज्यूमेशन हुआ है उससे टाइम पीरियड काउंट होगा। मान लो ये पता चल गया कि वो बच्चा हलाला पीरियड के दौरान ही था और फिर उन्होंने तो डाइवोर्स कर लिया, फिर रीमैरिज हो गई, तो वो बच्चा फिर कौन एक्सेप्ट करेगा? तो लेजिटिमेट किसका हुआ? वो सेकंड मैरिज जिससे हुई थी ना उस लेडी की, हाँ हाँ वो उस पेरेंट उस फादर का लेजिटिमेट चाइल्ड है। तो वो उसको दे दिया जाएगा, फिर वो ले सकता है उसको? ले सकता है, और वो अगर वो लेना नहीं चाहता तो बच्चा रहेगा मदर के पास, लेकिन जो भी खर्चा होगा या जो भी प्रॉपर्टी डिवीजन होगा वो उस बच्चे को जरूर मिलेगी उस फादर से। अच्छा सर, वो फादर भी देगा अगर नहीं लेता है तो? हाँ सर इसका ये कुछ पार्ट और बच गया इसका। साफी और